चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्या है अभी, उसका नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, शॉर्ट रन मतलब थोड़े समय के लिए। इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है भाई, ये समझते हैं। आउटपुट का मतलब होता है भाई प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन करी जा रही है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, अब प्रोडक्शन कौन करेगा, प्रोडक्शन करते हैं दो लोग। पहला कौन है, ह्यूमंस। हम जैसे लोग प्रोडक्शन करेंगे भाई, हाथ से काम करेंगे, मेहनत मजदूरी करके प्रोडक्शन करेंगे। दूसरी होती है टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोडक्शन की जाती है भाई। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी को इग्नोर कर दो इस चैप्टर के लिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी को इग्नोर कर दो, मतलब जितनी भी प्रोडक्शन होगी वो ह्यूमंस के थ्रू होगी। ह्यूमंस के थ्रू मतलब एम्प्लॉयमेंट, जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी वो सारे लोग क्या करेंगे, काम करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, सिंपल है। लेकिन ये तो हमें पता लग गया कि प्रोडक्शन किनके थ्रू की जाएगी, लोगों के थ्रू की जाएगी। इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है, इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है, मान लो एक कंपनी है। ठीक है, मान लीजिए कंपनी है जिसमें मैक्सिमम 200 लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, और हर एक इंसान क्या कर सकता है, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, मैक्सिमम 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है अपनी पूरी क्षमता से। ठीक है, अब उस कंपनी में कम से कम मान लो कि 50 लोग काम कर रहे हैं, तो वो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, 50 लोग काम कर रहे हैं तो मतलब 500 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम लोग कितने काम कर सकते हैं, मैक्सिमम लोग हैं 200 लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 200 लोग काम करते तो कितनी आउटपुट जनरेट होती, तो मान लो 200 लोग काम करते तो 2000 की आउटपुट 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकती। तो बस यही बात है कि भाई जितनी एम्प्लॉयमेंट है, अगर उस एम्प्लॉयमेंट पे सारे लोग काम कर रहे हैं अपनी पूरी मतलब मेहनत से, जितनी यूनिट वो प्रोड्यूस कर पाते हैं उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट। बस उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट। ये तो हमने बात की कंपनी की। अगर हम अपनी इकोनॉमी की या अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में जितने भी मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट पर अगर लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपनी मैक्सिमम जोर लगाकर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम आउटपुट। बस इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है ना ही कोई चीज ज्यादा ना ही कोई चीज कम। अब एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा क्या, कि अगर मान लो कि हम लोग एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू कर दे एग्रीगेट डिमांड की, ये भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये कब होता है भाई, देखो इनकम के रिलेशन में जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल आ जाते हैं तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आउटपुट वाला लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, अब समझो भाई एएस जो एग्रीगेट सप्लाई है उसे हमने इनकम के इक्वल माना है ना, हमने पढ़ा था ना कि एएस इज इक्वल टू इनकम। क्यों माना था, एक चीज समझो भाई, हम लोग जब इसका ग्राफ बनाते हैं, हम लोग एएस का ग्राफ बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बनाते हैं। मतलब कि जब कोई भी प्रोडक्शन नहीं होती तब कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो सकती। 20 की प्रोडक्शन हुई तो 20 की इनकम जनरेट हुई, 40 की प्रोडक्शन हुई 40 की इनकम जनरेट होगी। तो ये चीज ऐसे होती है। ठीक है, बात खत्म होगी। तो ये तो सिंपल हो जाता है एक ग्राफ एएस का। दूसरी आ जाती है एग्रीगेट डिमांड की बात है। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है भाई, एग्रीगेट डिमांड होते हैं कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। मतलब अब देखो हम लोगों ने जब कंजप्शन की बात की थी पिछली बार, हम लोगों ने 4 चीज समझी थी। क्या, एक तो हाउस होल्ड खर्चा करता है, और फिर एक प्रोड्यूसर खर्चा करता है, गवर्नमेंट खर्चा करती है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, ये कुछ चीजें होती है। ठीक है, अब ये लोग जो खर्चा करते हैं उसमें से ना कुछ इन्वेस्टमेंट की जाती है, कुछ इन्वेस्टमेंट होती है जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है। जो क्या होती है, जो होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, मतलब जिसको इनकम के बढ़ने कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जगह स्थिर रहती है। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है। अब जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ब्रिज बनाना चाहती है, गवर्नमेंट ब्रिज बनाएगी, सोशल वेलफेयर की काम करती है। ठीक है, वो ये ढूंढना देख के करती है कि भाई उससे उसको बेनिफिट होगा नहीं होगा, लेकिन वो काम करती है, वो इन्वेस्टमेंट करती है। तो उसी तरह की इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जहां पर भी वर्ड ऑटोनोमस यूज हो जाए तो उसका मतलब होता है कि उसको इनकम से कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट का कोई कर्व फिट बनेगा इन रिलेशन टू इनकम, अब इन्वेस्टमेंट का कर्व बना रहे हैं इन रिलेशन टू इनकम, मान लो इनकम आपकी 20 हो रही है, 40 हो रही है, 60 हो रही है, और आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मान लो 20 है। ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 20 ही रहेगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी। बस ये होगा सिंपल ग्राफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, ये समझ गए। एएस का ग्राफ हमने समझ लिया कि वो सिंपल सेम है, एएस इज इक्वल टू वाई। ताकि भाई इनकम मान लो कि भाई इनकम है, कंजप्शन है, इनकम मान लो कुछ भी नहीं है तो भी कुछ ना कुछ ऑटोनोमस कंजप्शन है, इनकम के हिसाब से कुछ ना कुछ ऑटोनोमस कंजप्शन है। अगर अब इनकम बढ़ गई, हमारी कंजप्शन बढ़ गई, हम इनकम होगी 100, कंजप्शन कर दिया हमने 100, इनकम होगी 150, होगी 140। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। अब हमने कहा था कि कुछ ऑटोनोमस का इन्वेस्टमेंट भी है, ये वाली कहां की भाई, इसका आगे C+I। तो वो
मान लेते हैं 10 ही है, ठीक है 10 है। अब इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, क्या ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है? यहाँ पर इनकम सेम है, कंजप्शन सेम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से टोटल एग्रीगेट डिमांड कितनी बनी हमारी? एग्रीगेट डिमांड मतलब होता है कि भाई C प्लस I, तो ये हो गया 30, ये हो गया 70, ये हो गया 110, ये हो गया 150, ठीक है। तो क्या ये पॉइंट नहीं होगा इक्विलिब्रियम का? बिल्कुल, जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज फुली इक्वल टू इनकम, उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। ये हो गया, इसका सिंपल ग्राफ बनता है एक, ठीक है। यहाँ पर इनकम रख लेते हैं, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को रख लेते हैं, ठीक है, आसान है। इनकम मान लेते हैं भाई, कितनी रखें इनकम को? इनकम को रख लेते हैं यहाँ पर 0, 50, 100, 150, 200, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसे रख लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 140, ठीक है। अब एक चीज समझो, पहली चीज क्या है, अभी हमने इनकम का एक कर्व देखा ना, ES कर्व, ये ES कर्व है, ES कर्व इक्वल टू इनकम, तो ये क्या हम इसको ऐसे बना दें? बिल्कुल आसान है, अच्छा है, ठीक है। ये हमने इनकम का कर्व बना दिया। अब उसके अलावा पहली चीज क्या बोलते हैं, हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या है? 10। इनकम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर, ये 10 ही है, तो 10 मान लो यहाँ पर है, तो ये सीधा आ गई, ये हो गया इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, सिंपल सीधी कर लो। दूसरा क्या है? दूसरा हमारी ये कंजप्शन, ये क्या है? 20 से शुरुआत हो रही है, जब इनकम 0 थी, ये 20 से शुरुआत हुई। अब इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये रहा, इसका ये देखो 100 पे आके रुका, उसके बाद तो ये कम हो रही है, तो ये टच करके 100 पे, 100 कहाँ है? 100 ये रहा, उसका 100 का ये रहा, ठीक है, 100 100 100 ये रहा, बिल्कुल। तो ये यहाँ पर टच किया और आगे निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा C कर्व। और C प्लस I क्या होता है? C प्लस I हो गया एग्रीगेट डिमांड जो हम बनाएंगे, ये 30 से शुरू होता है, 30 कौन है यहाँ पर आगे? 30 से शुरू होता है और 150 पे खत्म होगा, 30 से शुरू होगा, 150 कहाँ है? ओ 150 हमने बनाया ही नहीं, तो इसको हम 160 बनाए थे, 150 यहाँ पर कहीं आएगा, इसका 150 ये रहा, ठीक है। तो ये सीधा जाएगा 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 जाएगा, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, 30 से शुरू हो गया और ये 150 को टच किया और आगे निकल गया, ठीक है। एट दैट क्या सिचुएशन होती है भाई, कि भाई एक टाइम आता है जहां पर हमारी इनकम और हमारी एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाती है, उसके बाद इनकम और बढ़ जाती है और हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा हो जाती है वो हमारी सेविंग्स हो जाती है, वो हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कौन कौन सी चीजों की बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि भाई अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड के, अगर एग्रीगेट सप्लाई कम है एग्रीगेट डिमांड के, तो ये सारी सिचुएशन को समझेंगे। उसके बाद पता करेंगे भाई क्या किया जाएगा। एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड की इक्वल होनी चाहिए, तो क्या होगा इसका? अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा मतलब हम लोग ज्यादा चीजों की प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि प्रोड्यूसर के पास ज्यादा अनसोल्ड स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? इस केस में प्रोड्यूसर क्या करता है कि भाई जो प्रोडक्शन कर दी आगे होने वाली प्रोडक्शन को कट कर देगा। अभी वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक उसका अनसोल्ड स्टॉक सेल नहीं हो जाता। और ये कंडीशन किसमें चेंज नहीं हो जाती? एक कंडीशन एग्रीगेट सप्लाई इक्वल ना हो जाए एग्रीगेट डिमांड के, ठीक है, बात होगी खत्म। दूसरा क्या होता है कि एग्रीगेट सप्लाई कम है एग्रीगेट डिमांड से, प्रोड्यूसर के पास इस वक्त प्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ 80 यूनिट्स है, लेकिन डिमांड है 100 यूनिट्स की। इस केस में प्रोड्यूसर ने 80 यूनिट्स दे दिया, लेकिन उसे नुकसान हो चुका है 20 यूनिट्स का, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाने की कोशिश करेगा और तब तक बनाएगा जब तक एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल ना हो जाए। बात खत्म हो जाती है, हमें सिर्फ इक्वल करना है, ठीक है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का इक्विलिब्रियम निकालना है, ठीक है। सेविंग का आपने समझा होगा, आप लोगों ने एक ग्राफ समझा था, वो क्या था कि भाई ये था इनकम, ये थी कंजप्शन, ये है सेविंग्स और ये है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इनकम, अगर कोई भी इनकम नहीं है तब भी हम कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे, खाएंगे तो कुछ ना कुछ, ठीक है। जो खर्चा करेंगे वो हमारी नेगेटिव सेविंग्स हो जाएंगी। और इन्वेस्टमेंट तो हमारी ऑटोनोमस है ना भाई, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, मतलब उससे कोई मतलब नहीं कि भाई जो मर्जी उसकी इनकम हो उसको अपने हिसाब से चलना है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है कि भाई हमारी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ी है, खर्चा अभी बढ़ा हुआ है, हमारी जो सेविंग्स अभी भी नेगेटिव में है, इन्वेस्टमेंट सेम है। अब हमारी इनकम और बढ़ गई, हमारी कंजप्शन इक्वल हो गई, हमारी सेविंग्स बिल्कुल जीरो होगी और इन्वेस्टमेंट अभी भी सेम है। लास्ट केस में क्या है भाई, इनकम और ज्यादा बढ़ गई, खर्चा थोड़ा कम हो गया, सेविंग्स थोड़ी सेम होगी और इन्वेस्टमेंट क्या है भाई, इक्वल हो गया। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था S = I।
कौन से केस में s इज इक्वल टू आई है, मुझे तो इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट किसका, s इज इक्वल टू आई का, s और i का, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाओगे, इसका ग्राफ बनाना तो कैसे बनाओगे भाई, सिंपल है, यहाँ पर रखो इनकम, ठीक है, यहाँ पर रख लो अपनी सेविंग्स को, ठीक है। तो भाई ये लो कंजप्शन फंक्शन को, ये हो गया 20, ये है 0, ये है 20, और हमारी जो ये माइनस है ना, तो ये हो गया -10, -20, और ये हो गया -30, ठीक है। अब सेविंग फंक्शन क्या बोलता है, ये कहां पर है, सेविंग से -20 से शुरू हो रहा है, -20 से शुरू हो रहा है, और कहां पर इकट्ठा हो रहा है 10 पे, 10, ओके सॉरी, कंजप्शन फंक्शन है हमारा 10 पे, तो इसे हम 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो 10 मान लिया, तो ये 10 पे रुक जाएगा, मतलब ऐसा जाएगा कुछ, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा इस चीज का, एस और आई का, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या बोलता है कि भाई सेविंग्स ज्यादा है लेकिन इन्वेस्टमेंट कम है। अब इसमें क्या होगा, देखो सेविंग्स अगर ज्यादा करते हैं तो इसका मतलब हम लोगों ने खर्चा कम कर दिया, खर्चा कम किया तभी सेविंग्स ज्यादा होगी, खर्चा कम किया मतलब हमने, हमारी डिमांड भी कम है, ठीक है। सेविंग्स कम होने का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने खर्चा कम किया, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो हमें सप्लाई भी ऑटोमेटिकली कम करनी पड़ेगी। अगर हम सप्लाई कम करते हैं तो सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, इनकम से, तो इनकम भी कम करनी पड़ेगी। अगर इनकम कम होती है तो, अगर इनकम कम होती है तो हमारी सेविंग्स भी कम होगी ना भाई, हम लोग खर्चा भी कम करेंगे, सेविंग भी कम करेंगे। और देखो भाई स्टार्टिंग में था कि सेविंग बढ़ रही है, फिर एट द एंड सेविंग कम होती रहेगी। सेविंग कब तक कम होती रहेगी, जब तक सेविंग इक्वल टू ना हो जाए इन्वेस्टमेंट के, जब तक सेविंग इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ना पहुंच जाए इन्वेस्टमेंट की रिलेशन में। बात समझ आ गई, बिल्कुल। दूसरा भी क्या है, दूसरा क्या है, सेविंग्स कम है। सेविंग्स क्या है, सेविंग्स कम है इन्वेस्टमेंट से, हम लोग मतलब खर्चा ज्यादा कर रहे हैं लेकिन सेविंग कम कर रहे हैं। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में उल्टा कर देते हैं, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं इसका मतलब हमारी डिमांड ज्यादा है, ठीक है। अगर डिमांड ज्यादा तो हमें सप्लाई ज्यादा करनी पड़ेगी, सप्लाई ज्यादा करेंगे इसका मतलब हमारी इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी सेविंग्स भी ज्यादा हो जाएगी। सेविंग तब तक हम बढ़ती रहेगी जब तक वो इक्वल ना आ जाए किसके, इन्वेस्टमेंट के। तो ये भी सेम पॉइंट है। तो ये होता है सिंपल हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी ना, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, अगर हम लोग उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट तो ये बोलता है, मतलब वो क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि भाई ये पहली चीज समझते हैं, इनकम जब जीरो थी तब कुछ ना कुछ हमारी कंजप्शन थी, तब उस टाइम पर हमारी कुछ ना कुछ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट थी, और इन सब का टोटल क्या था, हमारा एग्रीगेट डिमांड। इन सबको करते करते हमारा एक पॉइंट आएगा जहां पर हमारी इनकम हमारी एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाएगी, जो हमारा होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इसको हमने ग्राफ पर कर दिया, क्या किया, जब हमारी 150 की इनकम होगी तब हमारी 150 की एग्रीगेट डिमांड थी, डिमांड हो गई भाई, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। बात सिंपल आसान। अब उन्होंने कहा कि हमने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट को 10 से उठाकर 20 कर दिया तो इस पॉइंट पर मेरा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा वो करते 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 यहां पर बना, ठीक है। अब कौन से पॉइंट पे बना, 200। जब मेरी इनकम 200 हुई तब मेरी एग्रीगेट डिमांड भी 200 होगी, तो ये पॉइंट बना मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो इक्विलिब्रियम कहां पर अभी, ये मेरी जो है इनकम है 200 ये, ठीक है, इनकम ये, और मेरा जो ये डिमांड है वो ये रहा, ठीक है। तो मतलब मेरा बना, ठीक है, तो ये हो गया। अब एक चीज समझो, मेरी इनकम थी, ये नीचे वाली साइड इनकम होती है, यहाँ पर डिमांड होती है, ठीक है। इनकम मेरी बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई है, मतलब ये क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर आ गया। एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। तो ये पहली चीज बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आसान है, बिल्कुल आसान है। एक चीज और समझते हैं, हमने जो इन्वेस्टमेंट है, हमने जो इन्वेस्टमेंट वो कितनी बढ़ा दी, हमारी 10 थी, इक्विलिब्रियम पॉइंट के हिसाब से समझते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट 10 थी, बढ़ाकर हमने 20 कर दी, ठीक है। तो कितने का चेंज हुआ, 10 का चेंज हुआ, 10 का चेंज हुआ। लेकिन इनकम, पहले इनकम थी 150, हमारी इनकम कितनी थी पहले 150, लेकिन अब इनकम में कितना, इनकम कितनी होगी, 200 की इनकम होगी, तो इनकम में कितना चेंज किया, 50 का। मतलब हमने इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज किया जिसकी वजह से हमारी इनकम में काफी ज्यादा चेंज आ गया। तो ये भी ठीक है ना भाई, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट।
इसका मतलब क्या है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, उसे बढ़ाने से हमारी जो इनकम है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी, काफी ज्यादा टाइम्स बढ़ चुकी है। तो ये सेकंड वाला टॉपिक उड़ा दिया हमने। तीसरा आ गया कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, तीसरा आ गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सिंपल बोलता है, वो क्या बोलता है, जो इन्वेस्टमेंट चेंज हुई है उसकी वजह से तुम्हारी इनकम में कितना इफेक्ट पड़ा है, बस ये होता है तुम्हारा मल्टीप्लायर। अगर हम इसके हिसाब से समझे तो हमारी भाई इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट हमारी 10, मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट ना, चेंज कितना है इन दोनों में, 10 का चेंज आया, और इसमें कितना चेंज आया, इसमें चेंज आया 50 का, तो ये कितना हो गया 5 टाइम्स। मतलब कि हमारी इन्वेस्टमेंट में जब हमने चेंज किया तो हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज करने की वजह से हमारी इनकम पर 5 टाइम्स का फर्क पड़ा। लास्ट पॉइंट बोलता है कि रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। एमपीसी तो आप लोगों ने समझा था ना, एमपीसी क्या था, एमपीसी था भाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी था ना भाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका क्या मतलब था, इसका तो यही मतलब था ना भाई कि इनकम पे चेंज आया उसकी वजह से, क्या बोला कि इनकम में चेंज आया उसकी वजह से हमारी कंजप्शन पे कितना चेंज आया था, उसे हम कहेंगे क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब मल्टीप्लायर का और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो रिलेशन है वो है डायरेक्ट। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम का और मल्टीप्लायर का रिलेशन है डायरेक्ट। अगर एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, एमपीसी कम होगा मल्टीप्लायर कम होगा, बात खत्म। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, ये है उसका फॉर्मूला, दैट इज मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, इसको सिर्फ याद करना है, तुम लोग को क्वेश्चन सोल्व करना है तो उसको याद रखना, लेकिन एक चीज और है, 1 माइनस एमपीसी क्या होता है, एमपीएस। ये तो आप लोगों ने सुना हुआ है ना, एमपीएस होता है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि k इज इक्वल टू 1/MPS, तो ये इनवर्स रिलेशन ही बन गया। इसका मतलब कि जो मल्टीप्लायर का रिलेशन है MPS से वो है इनवर्स, लेकिन k का जो रिलेशन है MPC से वो है हमारा पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। बस इतना याद रखना है, फॉर्मूले याद करोगे सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इससे हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है आसान तरीके से। इतनी मतलब कि सहन शक्ति आपके पास है कि आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देख लिया, तो वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर दो, और अगर कुछ ना समझ आए तो भाई ठीक है, अगली वीडियो में देख लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही सारे चैप्टर्स की वीडियो आपके पास आएगी।